नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम सीखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन की वो विद्या जो सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि आपको कोर्ट में साबित करना है कि गवाह झूठ बोल रहा है। यहां तक कि आप गवाह के खुद के मुंह से कहलवा देंगे कि हाँ, मैंने ऊपर लिखे हुए बयान गलत लिखा है या यह चीज गलत मैंने लिखी है। यानी कि दो ऐसे प्रश्न जो उसको एक पूछोगे तो बोलोगे कि इसमें से कौन सी बात सही बता, पहले बात बताई वो सही है या अभी बता रहे हो सही है, तो उसको मजबूरी में कहना पड़ेगा कि नहीं सर, वो गलत है, ये सही है। तो ऐसा आप कैसे करोगे, कोड की ओरिजिनल फाइल से भी सीखेंगे। साथ में कोड की ओरिजिनल फाइल आपको निःशुल्क कैसे मिलेगी ये भी जानेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक सीखते हैं ना। बेसिक भी होता है, देखो कोड की ओरिजिनल पूरी फाइल लेके आया हूं मैं आपके पास, मुझे निःशुल्क दूंगा मैं आपको। बेसिक क्या है, देखो कोई भी व्यक्ति झूठा है, झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट उसके बयान पर यकीन नहीं करेगी। बस इसी चीज का आपने को फायदा उठाना है। मगर मुश्किल काम क्या है, कोई भी जो गवाह है वो उसके वकील से, उनके वकील साहब से या एपीपी कार्यालय से वो गवाह बयान रटे रटा आता है ना, कि भाई ये कहना, या उसके सामने घटना घटित हुई तो उसको वैसे ही पता होता है। तो उसको जुटलाना या उसको उसके मुंह से कहलाना कि मैंने गलत बयान दिया बड़ा मुश्किल है। मगर ये कला आप सीखने के बाद ऐसा कर सकते हो, है ना। तो वो कला अपन सीखेंगे। पहले तो आपको बेसिक समझ में आया ना। कोई भी व्यक्ति अगर आप कोर्ट में साबित करते हो कि वो झूठ बोल रहा है तो कोर्ट उसके बयान पर यकीन नहीं करेगी। और उसका फायदा किसको मिलेगा, अगर आप अभियुक्त की तरफ से हो तो अभियुक्त को मिलेगा, है ना। यानी कि ये बात अब आपके ऊपर निर्भर है कैसे उसको सिद्ध कराओ। तो उसकी कोई टेक्निक है? हाँ टेक्निक है। टेक्निक कैसे, क्या टेक्निक है? देखो, हम आयत का अगर क्षेत्रफल निकाले है ना तो लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का निकाले तो भुजा इंटू भुजा। तो इसमें भी कोई सूत्र तो होना चाहिए ना कि भाई कैसे उसको झूठलाए। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है। देखो, ये सूत्र आपके गुरुजी ने बताएंगे, नहीं बताया, मैसेज में लिखना। किसी भी गवाह से पहले यह बात पूछना और उससे कहलवाना कि क्या यह बात सही है, और वो बोलेगा हाँ सही है। यह बात आप पहले कैसे कहलवाओगे कौन सी बात सही है? तो इसका सीधा सा तरीका है, आप उसको या तो फरियादी है या प्रार्थी एफआईआर दिखाओगे उसकी, या पुलिस बयान दिखाओगे, या कोई नक्शा मौका बना है तो नक्शे मौके की कोई बात बताओगे तो उस जहां पर उसके सिग्नेचर हो, या पुलिस बयान में तो नहीं होते, जो पहले उसने थाने में बयान दिया हो, तो वहां पर आप बताओगे देखो ये बात आपने पुलिस को लिखवाई सही है, वो बोलेगा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा प्रश्न, उसको फिर घुमा फिरा के बाद थोड़ी देर बाद दूसरा प्रश्न पूछोगे। तो दूसरा प्रश्न में कहना कि क्या ये बात सही है, जो प्रश्न पूछ रहे हो उसके बारे में, वो बोलेगा हाँ। तब आपको कहना कि पहले तो आपने ये बोला था, अब ये बोल रहे हो, बताओ दोनों में से कौन सी बात सही है। वो बोलेगा पहले वाली बात सही है। तो आपको फिर चौथा प्रश्न पूछना, इसका मतलब आपने ये जो बात लिखाई दूसरी, ये अभी आपने गलत लिखाई, तो उसको मजबूरी में हाँ बोलना पड़ेगा। अब कैसे, प्रैक्टिकल देखते हैं ना। एक बार उदाहरण समझते हैं फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या लिखे अपन, जूली लिख देते हैं ना। जूली ये बोलती है कि मैं घर के बाहर खड़ी थी तो वहां पर मेरे को ए बी सी और डी नाम के व्यक्ति आए या महिला है, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, जिसमें ए ने मेरे मुक्के मारे, बी ने मेरे पत्थर मारे, सी मेरी छाती पे बैठ गई और डी ने मेरे लाते मारे। कुछ भी कह सकते हैं। एफआईआर जूली की। देखो दिमाग लगाओ, क्रॉस एग्जामिनेशन सीखना एक कला है, कला का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज फाइल भी मैं आपको दे रहा हूँ, सारा कुछ मुफ्त में है। ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे वकील बनोगे, नहीं तो दौड़ते फिर इस थाने में उस थाने में उसी पैसे, एक एक लाइन के पीछे टाइप वाले के पास बैठोगे, तेरे कोई क्राइम हो तो बताना, टाइप वाला कोई गाड़ी छुड़ाने के लिए उसने 5,000 लेना, 100 रुपये 200 500 आपको दे रहा, ऐसा नहीं बनना। अपने को अपना क्षेत्र मजबूत बनाने के लिए पड़ेगी और मजबूती आपको रखनी पड़ेगी। तो जूली ने ये बात एफआईआर में कहाँ बताई, एफआईआर में। तो पहला प्रश्न क्या होगा कि जो एफआईआर में आपने जो बातें लिखी क्या वो सही है? तो ये क्या बोलेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर अपने माथापड़ी दूसरी कुछ नहीं करनी। 5-6 प्रश्न दूसरे हो गए जो इससे दो पहले वीडियो में बता चुका हूं, है ना। फिर बाद में आपको बताना है जो व्यक्ति जिस घटना घटित नहीं की है ना, जैसे सी उसकी छाती बैठी, तो आपको सीधा सा पूछना है, देखो डी ने आपकी छाती पे बैठकर आपके साथ मारपीट की, वो बोलेगी हाँ। अगर उसने हाँ बोले, नहीं बोला तो फिर अगला जाल फेंकेंगे। उसने बोल दिया हाँ, 1 मिनट के लिए उसने हाँ बोल दिया, हाँ डी ने मुझे छाती पे। फिर उसको बताना
एफआईआर में आपने लिखा कि आपकी छाती पर सी बैठी थी और यहां आप बता रहे हो डी बैठी थी, तो बताओ दोनों में से कौन सी बात सही है? तो मजबूरी में उसको क्या कहना पड़ेगा कि सी थी, या वो बोलेंगे ये डी सही है, दोनों में से। फिर सेकंड प्रश्न, अगला प्रश्न, इसका मतलब आपने अभी जो बात बताई वो गलत बताई, तो उसको कहना पड़ेगा हाँ भाई इधर ये लिखे, अगर वो कहती नहीं ये सही है तो एफआईआर में लिखा है वो गलत लिखाया। हाँ, तो दोनों प्रश्न जब एक जैसे थे, उत्तर आपने दोनों का पहले ले लिया, आपको ये चीजें वहां तुरंत फाइल खोलने के बाद पता नहीं चलेगी, घर पे अध्ययन करना पड़ेगा, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा पूरा, किसने कहाँ मारी उसका, फिर ध्यान से पूछना। और क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से प्रश्न नहीं पूछने, इस पर एक अच्छा सा वीडियो बनेगा। ये प्रश्न भी रिस्की प्रश्न है, मगर जहां गवाह बिल्कुल ही नहीं टूट रहा हो वहां कुछ रिस्क लेके इस प्रकार के प्रश्न पूछने। बाकी आपको कभी नहीं पूछना कि किसने आपको कहां पर मारी, ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न कभी मत पूछ लेना, है ना। उल्टा पूछा इसमें मैंने, हालांकि ये प्रश्न रिस्की। या फिर देखो, ये जो जूली है ना, इसके थाने में बयान हुए होंगे, तो थाने में बयान में उसने क्या क्या बोला, किसने कहां पर मारी, और एफआईआर में उसने क्या क्या किसने कहां मारी ये लिखा होगा। तो आपको सीधा सा प्रश्न, देखो थाने में आपके बयान हुए, हाँ बिल्कुल आपने सही बयान दिए कि हाँ, अच्छा एफआईआर में भी आपने सही रिपोर्ट, हाँ, फिर लिखना आगे। देखो थाने में तो आपने बोला कि सी ने मारी, यहाँ आप बोल रहे हो डी ने मारी, दोनों में से कौन सा बयान सही है, तो फिर उसने बोलेगा ये सही है, तो इसका मतलब थाने में आपने बयान गलत दिए थे कि नहीं, मैंने गलत नहीं दी, पुलिस वाले ने गलत लिखे। अच्छा, पुलिस वाले ने सही इंक्वायरी नहीं की, गलत बोला, गलत लिखे, हाँ लिखो कि पुलिस वाले ने सही जांच इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, गलत लिखा, ये भी आपके पक्ष में आएगा, है ना। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछने। देखो फिर ये सारी चीजें बताऊं उससे पहले अच्छी बात बताऊं आपको मैं कि कैसे पता लगाएं कि वकील साहब कहाँ पर उसको फंसा है ना। ये भी एक तरीका है, ये एक लगातार आप प्रश्न पूछते हो, जब किसी चीज़ पे आप काम करते हो तो बहुत मास्टर बन जाते हो उसके, है ना। मास्टर का बनते हो जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो मैं जैसे 22 साल से कर रहा हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादातर मुझे पता है कि कौन सा गवाह कब टूटेगा, यानी कौन सा गवाह ज़्यादा होशियार है, पढ़ा लिखा है, कानून का ज़्यादा जानकार है, उसके लिए क्या विद्या अपनानी है ना। कोई बोला है तो उसके लिए क्या विद्या अपनानी, कोई चतुर है तो उसके लिए क्या विद्या अपनानी, ये सारी विद्याएं आपको सीखनी पड़ेगी। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको क्या दिमाग लगाना है ना। एक होती है चार्जशीट, हिंदी मीडियम वालों के लिए कितना फायदा है, इतना कौन लिखेगा। एफआईआर में देखना कौन कौन सी धारा है, क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन, यही ना। जैसे मान लो लिख दिया है 323, पुराने है ना, 341 और 325, कौन सी लगा दी, 325 और 307, ये धाराएं एफआईआर में। फिर देखना चार्जशीट में कौन कौन सी, तो चार्जशीट में ज्यादातर कोई ना कोई एक धारा हट जाएगी, जैसे 325 हो गई, 341 हो गई और 323 होगी, 307 को हटा दिया। तो ये बिंदु नोट करना, एफआईआर में कौन सी है, चार्जशीट में कौन सा है, कहाँ एफआईआर कैसे देखेंगे, चार्जशीट कैसे देखेंगे। अभी लाया हूँ मैं नोट, फ्री में दूंगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, कई सारे नोट देता हूँ बिल्कुल फ्री, कोई फीस नहीं, है ना। तो ये आपने देख लिया, नोट कर लिया और दिमाग में बिठा दिया कि हाँ यार एफआईआर में तो इतनी है, इसमें कम होगी। कई बार एफआईआर में कम होने के बाद बढ़ भी जाती है, जैसे एफआईआर में किसी के साथ मारपीट की मर गया 300 तो बढ़ जाएगी, है ना। तो वो भी अपने को पता लगाना इसमें कौन सी और इसमें कौन सी। जनरली 90% एफआईआर में कम ही होती है। पुलिस वाला कटने का काम है, पुलिस का काम क्या, कैंच चलाना, सीनना काम है क्या, तो काटेंगे उतार, मर गया तो बढ़ाएंगे, बाकी जनरली काटेंगे। एक तो ये देख लिया दोनों, हाँ वकील साहब ये देख लिया। फिर दूसरा जादू बताते हैं, एफआईआर में आपको देखना है कि किस किस व्यक्ति का नाम है, मुलजिम किस किस को बनाया है, और चार्जशीट में ना, चार्जशीट में देखना किस किस का नाम है। तो यहां पर भी पुलिस ज्यादातर कैंची चलाती है, 90%। कैंची कैसे, एफआईआर में व्यक्ति ने मान लो लिखा दिया 10 व्यक्तियों के नाम, इन लोगों ने लाते गुस्से मारपीट की। हमारे इधर एक जाति की विशेष के लोग हैं, वो जो भी रिपोर्ट करवाना थे ना मेरे पास, तो रिपोर्ट आधी रिपोर्ट तो उनके नाम वाले पड़ जाती है, इतने आया ये आया, उसकी बीवी आई, पत्नी आई, बेटी आ गई, वो 25-30 नाम लिखा देते, गजब। तो नहीं लिखो तो अरे वकील साहब नाम कटा काट रहा, वो तो वही मार रहा था। तो और फिर चालान कितने लोगों के यहाँ होता है, फिक्स है, एक जाति का नाम मैं नहीं लूंगा, बस फिक्स है उनके, कितने नाम लिखा तो फिर लिखने पड़ते हैं, क्या करो, है ना। हालांकि जो मारपीट करे उनके नाम लिखने, वो तो क्या मेरे सब मार रहे थे, पुलिस ने कितने नाम काट लिए, तो किसके नाम रखे और किसके नाम काटे, काटने वाले की
अब जो इससे पहले वीडियो बताया ना मैंने कि आपने को कच्चा चीटा बनाना है, अभी ड्राइंग बनानी पूरी, इसकी भी अलग सेकंड पेज बनाने की। ये तो धाराएं थी, ये काटी, ये नाम थे, ये काटे, ताकि जिरम में खड़े हो ना, जब प्रश्न पूछो कि इसका नाम देखो एफआईआर में था, इसका काट दिया, सामने वाले सुनने वाले जज साहब पार्टी धारा थी, ये काट दी, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे यार गोपाल यार खतरनाक प्रश्न पूछ रहा है ना, नया लड़का है अभी, खतरनाक पूछ रहा है। तो वो खतरनाक के लिए तो आपको मेरे वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे ना। अब बात करते हैं जैसे पुलिस वाला जिसने आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, तो ये इससे आपसे सीधी सी बात पूछी कि देखो जूली ने आपके पास रिपोर्ट दी, हाँ रिपोर्ट दी, उस समय एफआईआर दर्ज हुई, जो थानेदार साहब ने आपको एफआईआर, जिस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दी, उसमें 4 धाराएं थी, ये धाराएं थी, हाँ ठीक है ठीक है। तो जूली ने आपको जो रिपोर्ट दी वो सही रिपोर्ट दी कि हाँ सही रिपोर्ट दी। फिर आपने उसमें इन्वेस्टिगेशन किया कि जी, इन्वेस्टिगेशन में आपने 3 धाराओं में अपराध प्रमाणित पाया और 1 धारा में नहीं पाया कि हाँ जी नहीं पाया, 307 में नहीं पाया। इसका मतलब जूली ने जो रिपोर्ट दी थी वो गलत दी थी, या आप गलत बोल रहे हो, दोनों में से एक बात बता दो। अब क्या बोलेगा पुलिस वाला, मैं भी सोच नहीं, जूली ने जो रिपोर्ट दी थी वो गलत थी, नहीं उसने सही दी थी, सब बोलने से सही थी, तो फिर आपने 307 क्यों काटी कि नहीं उसने गलत दी थी। अच्छा फिर लिखो कि जूली ने जो रिपोर्ट दी थी वो गलत दी थी, है ना। ये बात कौन कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। अब यही कला वापस नाम में अपनाओ कि देखो जूली ने जो रिपोर्ट दी उसमें कुल 15 लोगों के नाम लिखवाए, फिर नाम पढ़ना, राम राम राम, गणेश, मुकेश, अब्दुल रहीम, है ना, और सबके नाम पढ़ के बताना ये है। आप ये इन व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दी, आपने जो अपने इन्वेस्टिगेशन में 4 लोगों के विरुद्ध चालान दिया, बाकी लोगों को आपने लिखा कि ये घटना में शामिल नहीं थे कि हाँ जी। इसका मतलब जूली ने इन लोगों के नाम गलत लिखवाए, बोलो। अब पुलिस वाला बोलेगा हाँ लिखवाए मैंने, सही लिखवाए तो फंसे, गलत लिखवाए तो ही फंसे, तो उसको बोलना पड़ेगा नहीं जूली ने ये नाम गलत लिखवाए। इसका मतलब रिपोर्ट में जो नाम थे वो गलत थे, तो उसको हाँ बोलना पड़ेगा। ये कहाँ काम आएगा, आपके जीरो में काम आएगा। धारा काटने वाला कहाँ काम आएगा, आपके जीरो में काम आएगा। हर व्यक्ति का हर, यानी कि कोर्ट क्या देखती है, देखो मजा कब आता है, मुकेश गोपावत के भी 1000 काम है, भले छाती भरे रहे एक और काम करना, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, है ना। हाँ वकील साहब आप तो स्वार्थ के लिए बना रहे हैं, हाँ यूं ही मान लो, हो सकता है स्वार्थ के लिए बना। जज समझता है या तो मैं झूठ बोला, गवाह झूठ बोला तब बयान नहीं मांगेगी, या वो हितबद्ध है। हितबद्ध शब्द समझते हो नहीं समझते हो, कि जिसमें गवाह का हित जुड़ा हुआ हो, मेरा कोई फायदा तभी मैं वो काम कर रहा हूं, है ना। या वो निष्पक्ष नहीं हो, है ना। तो हितबद्ध मतलब क्या होगा, रिश्तेदार है इसलिए नहीं चाहता कि सामने वाले को सजा हो। फरियादी मेरा जूली का कोई रिश्तेदार भाई है तो वो तो उसका हितबद्ध ही है ना, और निष्पक्ष नहीं है कि उसके पक्ष बोला। तो ये रिश्तेदारी भी आपको कायम करनी है कि साहब गवाह आ गया जूली, हाँ अच्छा जूली का गवाह जूली आई, तो रिपोर्ट मानो मोहन का आ गया तो जूली आपकी क्या लगती है कि मेरी पत्नी है, तो आपको बोलोगे साहब इसकी पत्नी है इसलिए बयान इसके पक्ष में दे रहा है। साथ में झूठा कह रहा है क्योंकि पहले ये बोला था, फिर खुद इसने अपनी जीरो में स्वीकार किया था कि मैं पहले वाला कथन लिखा है गलत लिखा है, यानी कि जो पुलिस बयान लिखा है वो गलत लिखा है ना। अब कुछ बातें आपको महत्वपूर्ण बताएंगे, वो आप थोड़ा सा ये देखो मैं भेज रहा हूँ इसकी प्रिंट निकलवा ले करो, मोबाइल में ऊंधे मत पढ़ो, नहीं 10 रुपये लगेंगे, खर्चा कौन करे, है ना। तो 10-15 रुपये खर्चा कर लो, क्योंकि इतना गुरुजी आपको सिखाने वाले नहीं है ना। अब देखो ये एक एफआईआर है, सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे। एफआईआर 323, 382 और 427 इसमें दर्ज हुई, यानी 323 क्या हुआ, मारपीट हुई। फिर क्या हुआ, 382 क्या हुआ कि मारपीट करके किसी व्यक्ति से कोई चीज़ चोरी के लिए छीन लेना। 427 क्या हुआ, उसका कोई नुकसान कारित कर देना, है ना। ये है धाराएं, कौन सी, एफआईआर जो कटवाई प्रथम सूचना, उसमें 3 धाराएं हैं। अब आपको थोड़ा जादू बताते हैं, जादू जो मैं कहता हूँ मैं बताता हूँ। क्या बताऊंगा, देखो अभी शानदार आएगा, ये बयान है उनके, बयान पढ़ के बताऊंगा। अब यहाँ पे वही बता रहा हूँ, यहाँ पे कितनी धाराएं होगी, 1 2 3 4 5, 323, 427, 341, 34 और 336। ये फाइनल रिपोर्ट, यानी जो 4 सीट है उसमें कौन सी धारा होगी, कितनी धारा होगी, ये धारा होगी। इन धाराओं में काटी। फिर बापू ने क्या किया, अपराध प्रमाणित किन में माना, 1 2 3 4 5, इन धाराओं में अपराध इन्होंने प्रमाणित माना। मगर इसमें देखो, इसमें जो विचित्र बात बताता हूं मैं आपको, इसमें 323 मारपीट,
427 नुकसान, 341 रोकना, बस ठीक है, ये दोनों सगे भाई बहन है, 327 आएगा, 341 आना है ना। 34 2 से अधिक व्यक्ति थे, हम सलाह हो गया, एक ही उद्देश्य था उनका। और 336 है, मतलब छोटा मोटा अपराध है, मारपीट का एक पाग है। तो ये धारा है, मगर इसमें आपको 382 थी पहले, वो हटा दिए नहीं, 382 जो था, 382 धारा हटा दिए। तो यानी कि इस बड़े धारा को इन्होंने हटा दिया, जबकि वो पहले वहां पर फिर ये आपको देखना है, आयोग के लिए प्रश्न पूछना जरूरी। अब मैं देखो इसको पढ़ के सुनाता हूं आपको छोटा सा। ये रिपोर्ट किसने दी? देखो राहुल ने दी। किसने दी? अब राहुल जी ने क्या रिपोर्ट दी? देखो ये 382 हटा दिया ना। क्या देखो देखो पढ़ने में तो इतना थोड़ा इंटरेस्ट तो आपको जगाना ही पड़ेगा आपको। देखो जैसे पढ़ने आता हो ना, आपको मोबाइल की अंगुली चलती है, गोविल साहब क्या दिखा रहे हैं यार, माथा पड़ी कर रहे हैं, अच्छा देखते हैं, रील देखते हैं। ये रिपोर्ट देता है कानूनी कार्यक्रम पर प्रार्थी राहुल यागे वल्लभनगर निवासी होकर निवेदन की प्रार्थी राहुल आज दिनांक को 29/11 को सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी पेजेरो, ये नंबर है, घर के बाहर खड़ी थी। चार्जर भूल गया और लेने गया तो पड़ोसी विष्णु गुजर की बाइक मेरी गाड़ी के सामने खड़ी थी, तो हटाने लगा तो विष्णु गुजर आया और कहा कि मेरी गाड़ी क्यों हटाई? सिर्फ वो गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। फिर उसकी औरत आई और कहा कि औरत आई और मेरे गले से 5 तोले की चेन खींच ली, और औरत ने मेरी गाड़ी का मेन ग्लास पत्थर से तोड़ दिया। विष्णु ने मुझे पत्थर से मारी और मेरे सिर में लगी, जिससे मेरे बाएं कान के पास, सिर के पास चोट है। विष्णु ने मुझे और मेरे परिवार वालों को खतरा है। ये झगड़ा रास्ते में गाड़ी खड़ने को लेकर हुआ था। तहसीलदार जीवादी की रिपोर्ट करता हूँ। ये रिपोर्ट दी थी इसने। फिर पुलिस वाले ने घटना के अनुसार धाराएं लगा दी थी। अब विष्णु जी के बयान देखो, विष्णु के बयान उसमें इसमें बहुत फर्क है। ये इस विष्णु क्या है उसके, इसमें क्या लिखा है इसने, आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आएगी, बाकी तो वो सारी चीज। पत्थर मारे, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। शांता ने मेरे सिर पर पत्थर मारा, मेरे कान में चोट लगी और खून निकलने के। शांता रास्ते से छीना झपटी से मेरे गले में पड़ी सोने की चेन खींच गई। मैंने हाथ की अंगुलियों की एक अंगूठी पहन रखी, सोने की एक अंगूठी पहन रखी थी, वो भी खींच गई, जो मौके पर मिल गई, है ना। अब यहाँ पे क्या नई घटना लिया है पुलिस बयान में कि सोने की चेन खींच दी है, जबकि एफआईआर में क्या था? एफआईआर में ऐसा बयान नहीं था। तो ये आपको क्रॉस पूछना है। देखो कि आपने पुलिस में बयान लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, हाँ, फिर वहाँ आपने ये बात लिखी, बिल्कुल सही लिखी थी, पूरी बात लिखी थी, हाँ, फिर वहाँ पर आपने ये बात नहीं लिखी, तो ये बात सही है कि ये बात सही, दोनों में से एक बता दो। तो फिर इस प्रकार से ये आदमी उस चक्र में फंसता है, और एक एक व्यक्ति को फंसाने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें आगे वाला पार्ट बताता हूँ मैं। जैसे ये अब ये धाराएं समझ गए ना सर। अब ये गवाह है तो कौन हितबद्ध है? ये राहुल मां खुद है। राजमल जी कौन है? उसके पिताजी है, बताना। फिर उससे किससे पूछना है? राहुल से। क्या है राजमल पिता? आप क्या है? राजमल पिता सोनलाल क्या लगते हैं कि मेरे पिता? लोकेश क्या लगता है कि मेरा भाई है? बंसीलाल क्या लगता है कि मेरा अंकल? उससे गवाह बंसीलाल मेरे लगता है, गवाह राजमल मेरे लगता है। ये सारे बयान में आपको खिला देना, ताकि इस जज साहब के क्लियर हो जाए कि भाई सारे बयान गवाह इसके हितबद्ध व्यक्ति है। और जबकि उसकी पूरी रिपोर्ट में उसने कहीं नहीं बोला कि राजमल आ गया, लोकेश आ गया। वो कह रहा है कि मैं चार्जर लेने गया था और बाहर आया तो मेरे साथ ही मारपीट होगी, और कौन आया नहीं, ना कोई छुड़ाना है, ना ऐसी कोई बात है। तो फिर ये जो बयान देंगे उसमें बोलेंगे कि ये किस बात की गवाह थी। तो इस प्रकार से आपको एक एक चीज को बारीकी से देखकर बताना है। अब कुछ बात विशेष बता दूं। देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे जो मोटी बात होती है, आप ये सोचते हो कि गवाह हमारे पक्ष में बोल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन आपके गवाह आपके पक्ष में बोलने के लिए होता ही नहीं। क्रॉस एग्जामिनेशन इसीलिए होता है कि आप वो उसकी बात को जो उसने थाने में बोली है या जो कोर्ट में पहले मेन चीफ में बोली है, वो सही है या नहीं, उसकी आप जांच करो। क्रॉस यानी एक कसौटी है, तो उसमें आपको उसको झूठा ठहराना। हर गवाह का पिछले, यानी दो व्यक्ति झगड़ते हैं ना, अचानक नहीं झगड़ते, पूर्व में कोई ना कोई भरा होता अंदर, उस घटना का हवाला भी आपकी पार्टी से आपको लेना है। उसका ही बोलना कि देखो 3 साल पहले आपके खेत का झगड़ा हुआ था, आपकी बहन की लड़के की शादी इसके देवर की से करा रखी थी, जिसके कारण झगड़ा हुआ था, उसमें भी आपने बयान दिए थे। इस प्रकार की सारी स्टोरी भी आपको पता करोगे तो बेहतर होगा। यानी गवाह हक्का बक्का नहीं जाता कि वकील साहब यार मेरे 7 पीढ़ियों के जानते हैं, तो 7 पीढ़ियों के कैसे जानेंगे जब आप खुद कोशिश करोगे। तो एक तो झूठा है ये साबित करना, फिर दूसरा हितबद्ध वाला हो गया।
तीसरा निष्पक्ष होना हो गया। ये चीजें तो आपको कहलवानी है। साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन जो मेन पार्ट है, क्या नहीं पूछना है, ये हमेशा ध्यान रखना। इस पर मैं 2-3 वीडियो बना दूंगा। ज्यादातर लोगों को इसलिए सजा हो जाती है कि आप गलत प्रश्न पूछ लेते हो। गलत प्रश्न पूछे या तो आपकी मृत्यु हुई। साथ में प्रश्न पूछने से पहले आपको पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए। प्रश्न किससे पूछोगे? गवाह से। और गवाह आप कोर्ट में नहीं बुला रहे हो, या अपनी ओर से कोई गवाह बुलाना चाहते हैं वो भी नहीं आ रहा है, तो आपको पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए। प्रक्रिया सीखने के लिए आपको पुरानी किताब CRPC और नई किताब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका गहनता से अध्ययन करना है। कोर्ट की जो प्रैक्टिकल जो बुक है वो मेरे द्वारा खुद मैंने लिखी है। एक एक पेज, एक एक अक्षर मेरे द्वारा टाइप किया गया है, इनकी टाइप भी मैंने किया है ना। तो इसमें मैंने सारी चीजें दे रखी है। प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगा, कैसे गाड़ी छुड़ानी, कैसे आवेदन लगाना, कैसे गवाह को बुलाना, कौन से गवाह का आवेदन नहीं बुलाया जा सकता है ना, उसके संबंध में जजमेंट क्या है ना, और संबंधित कुछ वीडियो भी है जो समझा रखे हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में लगने वाले सारे फॉर्म का एक तरफ तो मैंने खाली फॉर्म दिया है, दूसरी तरफ भरा है, फिर सावधानी में लिखी है कौन सा लिखना है क्या नहीं लिखना है, सारे फॉर्म भी इसमें आ गए। यानी कि जो एडवोकेट क्रिमिनल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं वो इस नंबर पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में, 750 रुपये आपके घर पे आने के खर्चा वर्चा समेत सब, है ना। ये बुक आप मंगवा कर आपको एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बार बार ये एप्लीकेशन कैसे लिखूं, टाइप वाले के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ, यार मेरे को बताना है इसमें क्या लिखूं। मान लो कोई भी एप्लीकेशन, जैसे ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड को लाने का शपथ पत्र देना, शपथ पत्र में क्या लिखना है कि भाई कोई वीडियो है, कोई व्हाट्सअप कॉल है या व्हाट्सअप की कोई है, उसको कैसे फाइल में लगाओगे, क्या आवेदन लगाओगे, उसके साथ कौन कौन से शपथ पत्र लगाने, कौन से सावधानी रखनी, फिर बहस में क्या बोलना है, बहस में जजमेंट क्या पेश करने, तो वो सारे, जैसे इसमें जजमेंट भी है तो जजमेंट में नीचे लिख रहे हैं सारे, ये जजमेंट भी लिख रहे हैं ना। और आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ डायलॉग भी लिख रहे हैं, जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो। तो जो जिनको जरूरत है वो मंगा ले, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। और उससे क्या है कि कानून की किताबें आपके ऑफिस में होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एप्लीकेशन पर आपको कभी भी जजमेंट की जरूरत पड़ेगी तो भी इस बुक से जल्दी मिल जाएगा, बाकी आपको पूरी डाइजेस्ट ढूंढनी पड़ेगी। तो ये आपके सुविधा और लाइफ टाइम काम आएगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसकी कला आपको बहुत बारीकी से एक एक बार समझ लेनी चाहिए। एक एक दो बार ये वीडियो पूरा आपको देखना चाहिए, जिससे आपको प्रक्रिया आ जाए। साथ में पूरी फाइल के साथ उसको पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, प्रश्न बनाने चाहिए आपको, क्या क्या प्रश्न पूछूंगा, फिर किस प्रकार से उसको फंसाऊंगा। और कभी भी देखो, एक बात और बताओ, क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय अपना ध्यान बड़े वकील साहब, जैन साहब, जाट साहब, है ना, अहिर जी और मुकेश जी, गोपावत, हीरालाल जी, मोतीलाल जी, उनकी तरफ नहीं देखना। आप जो गवाह से पूछ रहे हो उन्हीं की तरफ देखना और पूछना। कई बार गलत प्रश्न पूछने पर जज है या आसपास के एडवोकेट हंसने भी लग जाते हैं। अपने टेंशन नहीं लेनी, अपने तो पूछ रहे हो वही पूछ रहे हैं, तो उनसे देखोगे ऐसा ही पूछ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। तो प्रश्न लिख के ले जाओगे तो कॉन्फिडेंस आपका पक्का रहेगा। और जो छोटे प्रश्न हैं, जो छोटे प्रश्न के छोटे मामले हैं, उनमें क्रॉस एग्जामिनेशन पहले शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि वे मामले जिनमें 3 साल से तक की सजा है, उसमें ज़्यादातर प्रोबेशन मिल जाता है ना, कोई जेल तो हो रही नहीं है। और बाकी तो सजा भी बहुत कम मामले में होती है। और सजा का पॉइंट आप देखो कितने कम मामलों में होती है। सजा का पॉइंट हालांकि बढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ जो अपराधी है उसको सजा होनी चाहिए, है ना, मगर कोर्टों का सजा का जो रेशो है बहुत कम है। तो डर के आपको नहीं करनी, और ये नहीं डरना कि यार दूसरे वकील साहब हंसेंगे, दांत निकालेंगे, या मेरी बात बिगड़ जाएगी। आपका ध्यान गवाह पे, प्रश्न है, आपके तैयारी आपने पूरी कर लिखी है, तो बेहतर आप जीरा करोगे। कॉन्फिडेंस आपको लाना है। कब तक सीनियर को बुला बुला के जीरा कराओगे, आपको खुद को करना है। उतर जाओ आज से ही। धन्यवाद।